फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको रचना शारीर का पेपर सेकंड का 5th चैप्टर स्रोतः शारीर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो स्रोतः शारीर का आज ये पार्ट 1 होगा। हम लोग पार्ट 1 में कवर करेंगे और नेक्स्ट जो होगा वो पार्ट 2 में कवर करके फिनिश कर देंगे। ठीक, आइए देखते हैं टॉपिक क्या होंगे हमारे स्रोतः शारीर का। कॉन्सेप्ट ऑफ स्रोतस, निरुक्ति, टाइप्स, नंबर ऑफ स्रोतस और स्रोतस मूल और इसके अप्लाइड एस्पेक्ट देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्रोतस एंड डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, अप्लाइड एस्पेक्ट देख लेंगे स्रोतस के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्रोतस क्या है? स्रोतस शारीर, व्याख्या क्या होगी इसकी? श्रवणात् स्रोतांसी। क्या बोला है? श्रवणात् स्रोतांसी, इसको याद करना होगा। ठीक है, स्रोतस आता ही आता है और स्रोतस जब आएगा तो ये आपको लिखना पड़ेगा, श्रवणात् स्रोतांसी लिखना पड़ेगा। ठीक, शरीर के वे सभी भाग जहाँ श्रवण क्रिया होती है वे क्या है? स्रोतस। तो शरीर के वे सभी भाग जहाँ पे श्रवण क्रिया होती है। श्रवण मतलब क्या होता है? बहना। श्रवण मतलब क्या होता है? बहना या गति। तो उसे क्या कहेंगे हम? स्रोतस कहेंगे। ठीक, स्रोतस कहेंगे। जिससे स्राव निकलता हो वही क्या है? स्रोतस। अभी बताया था हमने, बहना मतलब कि स्राव निकलता हो, श्राव होता हो, वो क्या होगा? स्रोतस होगा। ठीक है, स्रोत शब्द का अर्थ एक मिट्टी के घड़े से समझा जा सकता है। ठीक है, मतलब हम लोग एक मिट्टी के घड़े का उदाहरण लेंगे। क्या लेंगे कि क्या लेंगे? जिस प्रकार घड़े के अंदर से पानी रिस कर यानी कि उजाउट बाहर निकलता है। क्या भाई? जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी के घड़े में आप पानी भर दीजिए तो उसमें से क्या होता है, जो घड़े के अंदर पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा रिस करके क्या होता है? बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बोली है कि जिस प्रकार घड़े के अंदर से पानी रिस कर बाहर निकलता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सेल्स के अंदर पदार्थों की श्रवण क्रिया होती है। सेम जिस प्रकार घड़े के अंदर भरा हुआ पानी जो है वो रिस कर बाहर निकलता है, धीरे धीरे करके बाहर निकलता है, उसी प्रकार हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं, तो सेल्स के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनकी क्या होती है? श्रावण क्रिया होती है, यानी कि बहाव होता रहता है, यानी कि श्राव होता रहता है। ठीक, इसी को हम क्या कहेंगे? स्रोतस कहेंगे। मीन्स कि जो रक्त रचनाएं शरीर में किसी वस्तु को देशांतर में पहुंचाने के लिए वहन करती हैं, स्रोतस कहलाती हैं। ठीक है, तो जो रिक्त रचनाएं होती हैं, रिक्त यानी खाली स्थान जो होते हैं, सॉफ्ट और हॉलो स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो वो शरीर में किसी वस्तु को, किसको? किसी वस्तु को देशांतर यानी एक जगह से दूसरी जगह देशांतर तक पहुंचाने के लिए वहन करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? स्रोतस कहते हैं। क्लियर? उन्हें हम स्रोतस कहते हैं। एक श्लोक है, इस श्लोक को याद करना होगा। ठीक है, श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो क्या है? स्रोतांसि खलु परिणामम आपद्यमानानां धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति नार्थेन। प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, स्रोतांसि खलु परिणामम आपद्यमानानां, ठीक है, आपद्यमानानां धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति नार्थेन। अर्थात स्रोत परिणाम स्वरूप परिणाम प्राप्त धातुओं को अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाले होते हैं। स्रोत क्या करते हैं कि जो परिणाम प्राप्त धातु है, जो परिणाम को प्राप्त हो गई धातु, उसको क्या करेंगे? अन्यत्र यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वहन करती हैं। ठीक है, धारण करती हैं, वहन करती हैं। शरीर में खाए हुए आहार से जो अन्न रस बनता है, क्या बोल रहा है कि शरीर में हमने जो आहार खाया है, तो आहार से जो क्या बनता है? अन्न रस बनता है। भाई आहार खाए तो आहार से क्या बनेगा? अन्न रस बनेगा। आहार को अन्न कहते हैं और फिर जो खाएंगे उससे रस बनेगा, उसे क्या कहेंगे? अन्न रस कहेंगे। उसी से क्रमशः शरीर की धातुएं उत्पन्न होती हैं। उसी से क्या होता है? शरीर की धातुएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो आहार रस बनता है उसी शरीर की धातुएं उत्पन्न होती हैं। फिर क्या है? अतः रस से उत्तरोत्तर जो भी धातु बनती है, मीन्स कि रस से उत्तरोत्तर यानी रस के बाद जो भी अगली धातु बनती है, ठीक है, उनको वहन करने वाले सूक्ष्म अति सूक्ष्म मार्गों को ही स्रोतस कहा जाता है। जो भी धातुएं, मतलब जैसे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, तो इसके बाद उत्तरोत्तर जो भी धातु अगली धातु बनती चली जाती है, तो वो क्या करती है?
उसमें क्या है, वहन करने वाले सूक्ष्म अति सूक्ष्म मार्गों को ही स्रोतस कहा जाता है। ठीक है, अतः शरीर में धातुएं जहाँ जहाँ होती हैं वहाँ वे स्रोतस अवश्य होने चाहिए। क्या बोला जा रहा है कि शरीर में जहाँ जहाँ भी धातुएं होती हैं वहाँ पर ये स्रोतस क्या होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हमारे धातुएं कितनी होती हैं। तो पहली धातु क्या होती है, रस। दूसरी धातु क्या होगी, रक्त। तीसरी मांस। चौथी मेद। पांचवी धातु अस्थि। ठीक, छठवीं धातु मज्जा। यहाँ पे पेन नहीं चल रहा, मैं नीचे लिखूंगा। ठीक है, छठवीं धातु क्या हो जाएगी, मज्जा। और सातवीं यानी कि अंतिम धातु क्या होगी, शुक्र। ये 7 धातुएं होती हैं। ठीक है, तो ये 7 धातुएं जो होती हैं उत्तरोत्तर, यानी रस से रक्त, रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, फिर मज्जा और फिर शुक्र। तो ये उत्तरोत्तर जो भी धातुएं होती हैं तो वो क्या होता है कि मतलब उसमें शरीर में जो भी जहाँ जहाँ धातुएं होंगी पूरे शरीर में वहाँ ये स्रोतस क्या होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्वरूप। अब इसका स्वरूप देखते हैं। ठीक है, ये श्लोक भी याद करना है। हाँ, श्लोक हम इम्पॉर्टेंट श्लोक ही लिखते हैं, तो याद करते हुए चलेंगे। आप लोग रट्टा मारते हुए चलेंगे, लिख लिख के अच्छे से याद करेंगे। ठीक, क्या है, स्वाधातु समवर्णानि वृत्त स्थूल अन्य अणूनि च स्रोतांसी दीर्घान्य कृत्या प्रतान सदृशानि च। किसके अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार। फिर से एक बार देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देखिएगा। स्वाधातु समवर्णानि वृत्त स्थूल अन्य अणूनि च स्रोतांसी दीर्घान्य कृत्या प्रतान सदृशानि च। ठीक है, क्या बोला है, जिस धातु के जो स्रोत होते हैं, मतलब जो भी धातु होगी उसके जो स्रोत होंगे वे उस धातु के समान वर्ण वाले, गोल, मोटे, सूक्ष्म और आकृति में लंबी लता के समान होते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जिस धातु के जो स्रोत होते हैं वे उसी धातु के समान वर्ण वाले, ठीक है, उसी धातु के समान वर्ण वाले, गोल, मोटे, सूक्ष्म और आकृति में लंबी लता के समान होते हैं। क्या होते हैं, आकृति में लंबी लता के समान होते हैं। यहाँ लिखा है ना स्वाधातु, लिखा है ना स्वाधातु समवर्णानि, उस धातु के समवर्ण के। वृत्त मतलब क्या होता है, गोल। स्थूल मतलब मोटा। ठीक है, अणुनि मतलब अणु, अणु के समान छोटा, सूक्ष्म। और क्या बोला है, स्रोतांशी दीर्घान कहता है प्रतान, प्रतान मतलब क्या होता है, लंबा। ठीक है, प्रतान के समान लंबा होना चाहिए। ठीक है, लंबी होनी चाहिए। अर्थात लताएं चारों तरफ फैलकर अपनी शाखा प्रशाखाओं से व्याप्त रहती हैं। लताएं क्या होती हैं, लताएं जो होती हैं वो चारों तरफ फैलकर अपनी शाखा और प्रशाखाओं से क्या होती हैं, व्याप्त रहती हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्या बोला जा रहा है, उसी प्रकार स्रोत भी अपनी शाखा एवं प्रशाखाओं से सारे शरीर में व्याप्त रहते हैं। जिस प्रकार लताएं होती हैं वो अपनी शाखा और प्रशाखाओं से पूरे शरीर में व्याप्त रहती हैं, सेम उसी प्रकार स्रोत जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी शाखा एवं प्रशाखाओं से सारे शरीर में व्याप्त रहते हैं। स्रोत भी अपनी शाखाओं और प्रशाखाओं से पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं। समझ में आ गया ये? आइए आगे चलते हैं। स्रोतस की उत्पत्ति एवं भौतिक संगठन क्या है, इसका स्रोतस की उत्पत्ति कैसे हो, उसका भौतिक संगठन क्या होगा वो देखेंगे। तो स्रोतस की उत्पत्ति में आकाश महाभूत प्रमुख है। स्रोतस की उत्पत्ति में क्या है, आकाश महाभूत की प्रमुख भूमिका है। सृष्टि की उत्पत्ति में कारणभूत होने वाले एकाधिक भौतिक सिद्धांत के अनुसार स्रोत या विविक्त अवयव पंच महाभूतों से बने होते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से मिलकर ही बना हुआ है। ठीक है, हर एक महाभूत का अपना महत्व है और इन पांचों महाभूतों में से अगर कोई भी महाभूत नहीं है तो शरीर की या किसी भी वस्तु, ये जितनी भी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है वो पंच महाभूतों से मिलकर ही बना हुआ है। अगर उनमें से किसी भी एक महाभूत की हानि होगी तो वो चीज़ नहीं बन सकती, ना शरीर बन सकता है।
अर्थात हर एक महाभूत का अपना अपना महत्व होता है, ठीक। और उनकी उत्पत्ति के समय आकाश महाभूत का आधिक्य होता है, क्लियर। इसलिए स्रोतों का संगठन आकाश तथा अन्य पृथ्वी, आप, तेज, जल, ठीक है, वायु महाभूत है, क्लियर। तो स्रोतों का जो संगठन होता है वो किस में होता है? पृथ्वी महाभूत, आप यानी कि जल महाभूत, तेज, वायु, ठीक है, और यहाँ पे आकाश। कितने महाभूत हो गए? 5। 1 2 3 4 5, 5 महाभूत हो गए। मतलब हर, अभी समझ लीजिए बात को, चाहे वो शरीर हो या इस संसार की कोई भी वस्तु हो, सभी में पंच महाभूतों का समावेश होता है। इनमें से अगर एक भी महाभूत कम हो जाएगा तो वो चीज़ नष्ट हो जाएगी, क्लियर। आइए पर्याय देखते हैं। स्रोतांसि शिराः धमन्यः रसान्याः रसवाहिन्यः नाड्याः नाड्याः पंथानः मार्गाः शरीर अच्छिद्राणि संवृतानि स्थानानि आशयाः निकेताश्चेति शरीर धातु अवकाशानां लक्ष्याणां नामानि भवन्ति। आचार्य चरक के अनुसार है, याद कर लेंगे, थोड़ा सा रट्टा मार लेंगे, ठीक है, क्योंकि पर्याय इतने तो ठीक है, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम कम से कम 7-8 पर्याय तो लिख देंगे तो याद कर लेंगे इसको, ठीक। ये देखिए मैंने इसको डिटेल करके यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में भी लिख दिया है और हिंदी में तो लिखा ही है। तो स्रोतांशी का क्या है? चैनल्स होते हैं ना, चैनल ओपनिंग होती है बॉडी में। सीरा को वेन कहते हैं, धमनी को आर्टरी कहते हैं, रसान्य यानी कि लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं, रसवाहिन्य क्या होता है? न्यूट्रिएंट वेसल और कैपिलरी होती है, और नाड्य क्या होता है? ट्यूबुलर होता है, कॉर्ड होता है, कैनाल, नर्व जो होती है बॉडी में उसे कहते हैं। पंथान चैनल्स को कहेंगे। मार्गा मतलब पासेज, मार्ग मतलब क्या होता है? पासेज, ट्रैक, पाथवे। शरीर छिद्राणी मतलब क्या? ओपनिंग, ठीक है। समृत क्या है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल अपर्चर ऑफ पैसेज ऑफ द बॉडी। ये सब पढ़ लेंगे, अच्छे से याद करेंगे। स्थानान यानी कि साइट, कौन से स्थान है। आशय मतलब स्पेस। निकेत का मतलब क्या है? रिसॉर्ट्स। शरीर धातु अवकाशानाम लक्षणाम का मतलब क्या होता है? विजिबल एंड नॉन विजिबल। क्या होता है? विजिबल एंड नॉन विजिबल एम्प्टी स्पेस इन द टिश्यू एंड देयर सेल्स, ठीक। तो ये पूरा जो है आप याद कर लेंगे। क्या करेंगे? याद कर लेंगे, ठीक, ज़रूरी है। अब हम संख्या की बात करते हैं। ये यहाँ पे मेन क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। पहले तो ये भी आ सकता है कि भाई स्रोतस किसे कहते हैं, स्रोतस की संख्या बताएं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार या तो आचार्य चरक के अनुसार, या हो सकता है दोनों के अनुसार भी देते हैं। तो वो तो पहले वाले याद कर रहे हैं, और फिर मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। तो ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्या हो जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। रट्टा मार लेना होगा अच्छे से। तो आइए संख्या देखते हैं दोनों आचार्यों के अनुसार। तो आचार्य चरक के अनुसार स्रोतों की संख्या कितनी बोली गई है? 13। आचार्य चरक के अनुसार स्रोतों की संख्या 13। रट्टा मार लीजिए, एमसीक्यू भी बनता है और लॉन्ग तो आता ही है, सॉल्ट भी आता है, ठीक। आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्रोतों की संख्या कितनी है? 11 दूना 22, यानी कि 11 पेयर होते हैं। तो पेयर का मतलब क्या होता है? एक पेयर में 2 होता है, तो 11 पेयर में कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। रट्टा मार लीजिए। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार बहिर्मुख स्रोतों की संख्या कितनी होती है? ये भी रट्टा मारना होगा, यानी कि 9 होती है पुरुषों में, और स्त्रियों में कितनी होती है? 12 होती है। याद रखिए, अभी इसका डिटेल में आगे बताऊंगा कैसे 9 होती है और कैसे 12 होती है। तो एक बार देख लीजिए फिर से। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बहिर्मुख, बाहरी स्रोत जो होते हैं, उनकी संख्या 9 होती है पुरुषों में, स्त्रियों में 12 होती है, ठीक। रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट क्या है? स्रोतों के भेद या प्रकार, शाखा प्रशाखाओं का वर्णन। आचार्य चरक के अनुसार 13 भेद होते हैं, ठीक। अभी पहले ही बताया था, आचार्य चरक के अनुसार 13 भेद होते हैं स्रोतस के। तो कौन कौन से भेद होते हैं उसको देख लेते हैं आज अभी। तो पहला क्या होता है? प्राण। दूसरा उदक मतलब जल, अन्न, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, फिर मूत्र, पुरीस, स्वेद। कितने हो गए? 13 हो गए टोटल। रट्टा मार लीजिए, लिख देता हूँ मैं। रट्टा मारना होगा, ठीक है। फिर आगे क्या है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितने? 11 भेद होते हैं ना। ये
11 भेद। प्रत्येक 2-2 स्रोतस होते हैं, अतः पेयर बोला था ना, तो क्या बन जाएगा 11 2 या 22। इन्हें क्या है योगवाही स्रोतस भी कहते हैं। MCQ क्वेश्चन, इन्हें क्या कहते हैं योगवाही स्रोतस भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए आचार चरक के अनुसार कुछ और था, आचार सुश्रुत के अनुसार कुछ और है, लेकिन दोनों में कुछ कुछ सिमिलर भी हैं। ठीक, तो आइए सुश्रुत वाला देख लेते हैं। तो प्राण अन्न उदक रस रक्त मांस मेद मूत्र पुरी शुक्र आर्तव, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, टोटल कितने हो गए 11 हो गए। अब आपने देखा होगा कि आचार चरक में पहला प्राण था, यहाँ भी प्राण है, वहाँ पे दूसरा नंबर क्या था उदक था। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्या हो गया अन्न हो गया। तो बस ये इतना ही डिफरेंस है, आगे थोड़े से और डिफरेंस है तो पढ़ लेंगे अच्छे से। तो क्या हो जाएगा प्राण अन्न उदक मतलब जल रस रक्त मांस मेद, फिर क्या है अस्थि नहीं लेना है, अस्थि मज्जा नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अस्थि मज्जा की जगह मूत्र आएगा पुरीस आएगा फिर शुक्र और आर्तव। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए इसका। नेक्स्ट क्या है आचार्य सुश्रुत के अनुसार बहिर्मुख स्रोतस, जो अभी बात हुई थी कि बहिर्मुख स्रोतस क्या होते हैं, अब उन्हीं को हम बताएंगे कि बहिर्मुख स्रोतस होते क्या हैं। ठीक है, उसका एक श्लोक दिया हुआ है तो याद कर लीजिएगा, थोड़ा लिखेंगे उस श्लोक के मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है श्रवण नयन वदन घ्राण, श्रवण मतलब सुनना, नयन मतलब आँख, वदन मतलब बोलना, घ्राण मतलब नाक, गुदपतई रेक्टम, मेड्राणी क्या होता है पेनिस, मेड्राणी क्या होगा पेनिस होगा। नव स्रोतांशी यानी नव स्रोतस, नव मतलब क्या होता है नौ, ध्यान रखिएगा नौ। ठीक है, नराणाम बहिर्मुखानी, ये क्या है नराणाम यानी कि नर के हैं बहिर्मुख स्रोतस। फिर क्या बोला एतान्य स्त्रियाणाम, एक फिर स्त्रियों के स्रोतस क्या अप्राणी चा त्रीणी, क्या होता है अप्राणी चा त्रीणी स्तन्य हो, द्वय स्तन्य हो, कितने दो स्तन्य होते हैं। ठीक, अधस्ताद रक्त वहम चा, तो ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार है, इसको हमें रट्टा मारना होगा। ठीक है, तो क्या बोला है फिर से एक बार देख लीजिए, श्रवण नयन वदन घ्राण गुड मेड, मेड मतलब पेनिस, गुद मतलब रेक्टम एरिया। तो श्रोतांशी नराणाम बहिर्मुखानी, ये स्रोतस के बहिर्मुख स्रोतस है। एतान एवं स्त्रियाणाम अपराणी मतलब आर्तव जहाँ से निकलता है। ठीक है, आर्तव वाला स्रोतस, आर्तव चा त्रिणी। ठीक है, आर्तव चा त्रिणी, फिर क्या है द्वय स्तन्य हो, द्वय स्तन्य हो दो स्तन्य, तो ये टोटल मिला कितने हो गए दो स्तन हो गए और एक अपरा हो गई, दोनों मिला कितना हो गए दो एक तीन, और पहले कितने थे नौ, नौ तीन कितने 12 हो गए बहिर्मुख स्रोतस। अधस्ताद रक्तवहम चा, तो क्या बोला पुरुषों में बहिर्मुख स्रोतस कितने 9 होते हैं। अब इसका डिटेल देखेंगे, क्या बोला था श्रवण मतलब कान, नयन मतलब आँख, वदन मतलब मुख, नाश घ्राण मतलब नासा, गुद का मतलब रेक्टम, मेड का मतलब पेनिस। क्लियर, तो अब इनकी संख्या कितनी होती है भाई, कान कितने दो होते हैं ना, आँख भी दो होती है, मुख एक ही होता है, नासा भी दो होती है, गुद भी एक होता है, मेड भी एक होता है। ठीक, तो ये संख्या याद कर लेंगे। ये बहिर्मुख स्रोतस किसके हैं पुरुष के हैं, ये पुरुष के बहिर्मुख स्रोतस हो गए। ठीक, अब स्त्रियों के बहिर्मुख स्रोतस देख लेंगे। स्त्रियों में बहिर्मुख स्रोतस कितने होते हैं 9, तो पुरुष वाले सारे हो गए और 3 हो जाएंगे क्या इसके स्त्रियों के अलग, 2 स्तन्य हो जाता है और एक आर्तवा हो जाता है। तो अब 9 में जो पुरुष का एक मेड होता है तो स्त्री में क्या हो जाएगा वो यूरेथ्रा रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पता चला आप लोग इधर भी मेड लिख दिए, नहीं यूरेथ्रा होगा। ठीक है, स्त्रियों में तो क्या बोला स्त्रियों में बहिर्मुख स्रोतसों की संख्या कितनी होती है 12 होती है। क्या क्या होती है 9 तो पहले वाले हो गए आपके, ध्यान दीजिएगा 9 क्या कौन से हो जाएंगे पहले वाले हो जाएंगे। ठीक है, बस मेड की जगह यूरेथ्रा कर लेंगे। ठीक तो क्या हो जाएगा 2 स्तन आर्तव रजोभास होता है जिसे कहते हैं। ठीक है, 2 स्तन यानी कि 2, आर्तव कितना 1, टोटल कितने हो जाएंगे 12, ये रट्टा मार लेंगे 12। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेंगे एक बार, पुरुषों में 9 होते हैं स्त्रियों में 12 होते हैं। क्लियर, एक चार्ट है मैं दिखा दूँ यहाँ पे आपको, स्रोतस के अकॉर्डिंग चार्ट है, तो बनाया गया है आचार्यों के हिसाब से, दोनों आचार्यों को आचार्य चरक का भी और आचार्य सुश्रुत का भी बनाया है मैंने। तो आचार्य चरक के अनुसार क्या है, पहला प्राणवा, दूसरा उदकवा, तीसरा अन्नवा, चौथा रसवा, पांचवा रक्तवा, छठवां मांसवा स्रोतस, सातवां मेदवा, आठवां अस्थिवा, नौवां मज्जावा, 10वां शुक्रवा,
मूत्रवा कितना 11वां नंबर, 12वां स्वेदवा और 13वां पुरीशवा। ये क्या है? पुरीशवा स्रोतस। टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। कितने? 13। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार पहला प्राणवाह स्रोतस, दूसरा उदकवाह स्रोतस, तीसरा अन्नवाह, चौथा रसवाह, पांचवां रक्तवाह, छठवां मांसवाह, सातवां मेदवाह, आठवां शुक्रवाह, नौवां मूत्रवाह, 10वां पुरीशवाह, 11वां आर्तवाह स्रोतस। कितने हो गए टोटल? 11 स्रोतस हो गए। ठीक। आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पूरा अच्छे से चार्ट बना देंगे और अच्छा नंबर मिलेगा। मारना क्या है? रट्टा मारना होगा। ठीक है। अब आइए, उसका थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है कि कौन सा स्रोतस कहाँ पे उसका स्थान होता है। ठीक, उसको देख लेते हैं। तो स्रोतसों के स्थान देखेंगे, मूल स्थान क्या है। ठीक है। तो यहाँ स्रोतस का नाम हो जाएगा, यहाँ स्थान आचार्य के अनुसार, यहाँ ये स्थान आचार्य के अनुसार। तो यहाँ वाला आचार्य चरक के अनुसार होगा, ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार होगा। आइए देखते हैं। प्राणवा स्रोतस का स्थान कहाँ होता है आचार्य चरक के अनुसार? हृदय में होता है और महास्रोतस होता है। ठीक है। कहाँ कहाँ होता है? हृदय और महास्रोतस होता है। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या होता है? हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ होती हैं। ठीक है। प्राणवाहिनी धमनी जिसे भी कहते हैं हम लोग। तो कहाँ कहाँ होता है? हृदय में होता है और रसवाहिनी धमनियाँ होती हैं। ठीक। आइए आगे देखते हैं। उदकवाह स्रोतस कहाँ कहाँ होता है? तालु और क्लोम। किसके अनुसार? आचार्य चरक। मैं लिख देता हूँ पर कंफ्यूज मत होइए। ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या होगा? आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार कहाँ पे होगा? तालु और क्लोम दोनों का सेम है। अन्नवाह स्रोतस की बात करें तो अन्नवाह स्रोतस आचार्य चरक के अनुसार आमाशय में होता है और वाम पार्श्व में होता है। ठीक है। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार आमाशय में होता है और अन्नवाहिनी धमनियों में होता है। ठीक। फिर क्या है? नेक्स्ट क्या है? रसवाहिनी स्रोतस। अब रसवाहिनी स्रोतस कहाँ होती है? यानी रसवाह स्रोतस हृदय में होता है आचार्य चरक के अनुसार और 10 धमनियों में होता है। ठीक, 10 धमनियों में होगा। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार कहाँ होगा? हृदय में होगा और रसवाहिनी में होगा। हृदय में होगा और रसवाहिनी में होगा। ठीक है। अब आज रक्तवाह स्रोतस कहाँ होगा? आचार्य चरक के अनुसार रक्त का संबंध किससे है? यकृत से है ना, और प्लीहा से। तो कहाँ होगा? यकृत और प्लीहा में। आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी कहाँ होगा? यकृत और प्लीहा और रक्तवाहिनी धमनियों में होगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं, याद करेंगे हो जाएगा। मांसवाह स्रोतस का क्या है? स्नायु में होता है और त्वक यानी कि त्वचा। देखिए लिख देता हूँ मैं। त्वक का मतलब क्या होता है? त्वचा, मतलब स्किन। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्नायु, त्वक और रक्तवाहिनी धमनियों में होता है मांसवाह स्रोतस। ठीक। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा मेदवाह स्रोतस। क्या होगा? मेदवाह स्रोतस होगा। तो मेदवाह स्रोतस का क्या बोला गया है कि कहाँ कहाँ होता है? वृक्क में होता है आचार्य चरक के अनुसार, और वपावहन यानी कि वशा में। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार वृक्क और कटी में होता है। ठीक, कटी प्रदेश में होता है। अब अस्थि का स्रोतस, अस्थि का मतलब क्या होता है? अस्थि, तो अस्थि वह स्रोतस कहाँ होगा? मेद और जघन। आचार्य सुश्रुत ने इसमें कोई मत नहीं दिया है। अब आचार्य चरक के अनुसार मज्जा व स्रोतस का कहाँ है? अस्थि और संधियों में स्थान होता है। मज्जा स्रोतस का स्थान कहाँ होता है? अस्थि और मज्जा में होता है। आचार्य सुश्रुत ने उसमें कोई मत नहीं दिया है। आचार्य चरक के अनुसार शुक्र स्रोतस का स्थान कहाँ है? वृषण यानी कि टेस्टिस, और शेफ यानी कि मूत्रेंद्र यानी कि पेनिस, शेफ में होता है। ठीक है। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार वृषण और स्तनों में बोला है आचार्य सुश्रुत ने। मूत्र स्रोतस का स्थान कहाँ होता है आचार्य चरक के अनुसार? वस्ति और वंक्षण में। वस्ति और वंक्षण, वस्ति मतलब होता है ब्लैडर। ठीक है। तो और इनके अनुसार, सुश्रुत के अनुसार कहाँ होता है? बस्ती और मेड में यानी कि पेनिस में बोला है उन्होंने। और आचार्य चरक ने पुरीशवाह स्रोतस, पुरीश मतलब क्या होता है? पुरीश मतलब होता है स्टूल। तो स्टूल का स्थान कहाँ बताया आचार्य चरक ने? पक्वाशय और स्थूल गुद को बताया है। और आचार्य सुश्रुत ने पक्वाशय और गुद को बताया है। ठीक। स्वेदवाह स्रोतस, स्वेदवाह स्रोतस मतलब होता है स्वेट। तो स्वेदवाह स्रोतस का स्थान कहाँ बताया आचार्य चरक ने? मेद और लोमकूप में बताया है। और आचार्य सुश्रुत ने कोई मत नहीं दिया इस पे। आचार्य चरक ने आर्तवाह स्रोतस का स्थान
नहीं बताया है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने बताया है कहाँ पे, गर्भाशय और आर्तवाही धमनियों में। ठीक है, कहाँ बताया है, ध्यान रखिएगा, आर्तव स्रोतस का गर्भाशय में और आर्तवाही धमनियों में बताया है। ये शायद 2022 में आया था यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, 2022 के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आया था आर्तव स्रोतस लिखने के लिए। तो ये पूरा चार्ट हम लोग को अच्छे से रट्टा मारना होगा, बहुत अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पूरा एकदम रट्टा मार लेना होगा चार्ट को। ठीक, और जो हमने ये चार्ट बनाया अभी, इसका डिटेल और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, यानी कि लेक्चर 2 यानी पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप लोगों को अगर कोई परेशानी हो, जो कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, कोई पॉइंट ना समझ में आए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊँगा। और मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। ठीक, अपने फ्रेंड सर्कल में दीजिए सबको। ये समझ लीजिए, इससे बाहर से नहीं आने वाला स्रोतस, जो आना है वो यहीं से आना है। ठीक है, ये कंप्लीट लेक्चर है और कंप्लीट नोट्स है, ये पूरा बेस्ट कंटेंट दिया हूँ आपको। ये मैं आप इसके बाहर से कुछ नहीं होने वाला है, आप इसी से याद करिए, इसी से बनाइए। ठीक है, और लेक्चर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिएगा, और ख़ुद भी करिए। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।